नमस्कार साथियों, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए हमारे पास साथ में जो हैं जयप्रकाश जी हैं और इनसे जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो लोग आए हैं उसमें जयप्रकाश जी भी हमारे साथ में। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे जिस तरीके से कुछ चुनाव परिणाम रहा उसको लेकर भी और आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से बहुजन समाज को और एकत्रित किया जा सकता है, संगठित किया जा सकता है, उसको लेकर बात किया करेंगे। तो नमस्कार सर। आप धन्यवाद साहब सभी को। एक बड़ा सवाल ये रहेगा सर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और उसमें बसपा की जो स्थिति रही, भले ही बसपा ने खुद को तीसरे नंबर की एक बड़ी पार्टी स्थापित किया हो इस लहर में, इस आंधी में, लेकिन फिर भी वोट शेयर गिरा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये हजारों साल से चल रहा मूवमेंट है जी। और हजारों साल तक चलेगा जी। इस मूवमेंट को इसी प्रकार से चलते रहने से ही हमको बहुत से अधिकार और बहुत से हक मिले हैं। जी जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम सत्ता तक ही पहुँचें। बिल्कुल। साहब कांशीराम भी कहते थे कि सत्ता हमारा माध्यम है लेकिन उद्देश्य हमारा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति है। जी। मिल जाती है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जी। अगर हम लोग लगातार संघर्ष में चलते रहे, हमने अधिकार और अपने संविधान को बचा लिया, जागरूक लोगों के अधिकार नहीं छीनते हैं। अगर हम बीएसपी को वोट कास्ट करते हैं तो इसका मतलब वी आर अवेयर अबाउट अवर राइट्स, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इसलिए हमारा यहाँ हार जीत इतना बड़ा मायने नहीं है जितना हमारा जागरूक प्रूफ करना है। लेकिन हुआ क्या, इसमें ट्रेंड ये चल गया, मैसेज ये चला गया कि बीएसपी को वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी, जबकि हमारा ये मानना है कि कांग्रेस को वोट देने से बीजेपी जीतती है। कांग्रेस के पास अपना कोर वोट नहीं है, कांग्रेस के पास अपना संगठन नहीं है। साहब कांशीराम ने कांग्रेस से जो सत्ता छीनी उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि उसके पास संगठन नहीं था। जिसके पास संगठन नहीं होता है वो सत्ता हासिल नहीं कर सकता। आपने देखा रोड पे घूमे, राहुल गांधी रोड पे घूमे, हमारे भी कई नेता रोड पे घूमे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। क्यों? बीजेपी के पास साहब कांशीराम के पैटर्न पे इस समय संगठन है। क्यों? जिस समय 2 दिन जब चुनाव पहले जो बंद होता है, प्रचार जो बंद होता है, उस समय बीजेपी अपनी पूरी टीम लगा देती है, दारू बांटने में, पैसा बांटने में और लालच देने में और उनके नेता को खरीदने में। तो क्या होता है, वो जो वोटर है ना वो फ्री हो जाता है, तो फ्री होने से वो भाव में बह जाता है। अगर हमारा संगठन माननीय बहन जी के आदेश अनुसार, जो माननीय बहन जी कहती रहती हैं कि हमको कैडर के आधार पर संगठन तैयार करना है, बार बार मैंने बहन जी के साथ कितनी मीटिंग अटेंड करी, बार बार कहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस काम को कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन तमाम कैडर चल रहा है, तमाम बातें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो निकल कर आई, तमाम जो बहुजन समाज के बड़े पत्रकार हों, चाहे बड़े प्रोफेसर हों जो बड़े बड़े पदों पर हैं, वो एकदम से बसपा ये चुनाव होने के बाद एकदम से एक्टिव हो गए हैं। और जो लोग पहले कांग्रेस के लिए बैटिंग करते थे, कांग्रेस के लिए एक माहौल तैयार करते थे, अब वो लगातार बहुजन समाज पार्टी को कोस रहे हैं, उसके वोट बैंक को लेकर कोस रहे हैं। उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो चलता रहता है, वो विरोधी लोग भी ऐसा करते हैं, अगर ये अपने लोग भी ऐसा करने लग जाते हैं तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उन लोगों से हमको हताश नहीं होना। साहब कांशीराम ने कहा था कि मैं दुश्मन से तो बाद में लड़ूं, पहले तो मुझे अपने घर से लड़ना है। वही मैटर यहाँ पे हो रहा है, तो ये इसलिए जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, लेकिन हमें ताकत बनानी है। जब ताकत बनेगी ना तो जो हमारा विरोध कर रहे हैं ना अपने पक्ष के लोग भी, वो भी अपने साथ खड़े हो जाएंगे। क्या बड़ी वजह रहेगी, क्या 2024 का जो चुनाव होगा बसपा अकेला चलो की नीति पे चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन के मूड में है? देखिए, बहन जी ने बार बार कहा है, इस बात को आप इंटरप्रेट कीजिए, आप इसको व्याख्या कीजिए कि बहन जी बार बार क्यों बोल रही हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो ना करें। हो भी सकता है कि करें, लेकिन हमको तैयार जो रहना है। बहन जी ने कहा है कि हमको तैयार, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने के हिसाब से भी हमको तैयार रहना है। तो बहन जी जो भी आदेश करेंगी समाज के लिए या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हम बहन जी के साथ हैं, चाहे गठबंधन करें चाहे ना करें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग साथ दें, बहन जी के साथ हम खड़े हो जाएं, सभी कार्यकर्ता कैडर के आधार पर मीटिंग करके कार्यकर्ता को तैयार करें, नेताओं को अपने तैयार करें, तो हम बिना गठबंधन के भी इस 10 की जो हमारी 10 सीट है ना उसको हम 20 सीटों में बदल सकते हैं। तो आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव होना है, इसमें बहुजन समाज के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो वोटर्स हैं, उनके लिए आपका क्या बड़ा संदेश रहेगा? मेरा ऐसा उनसे निवेदन है कि साथियों, बहन जी बार बार कहती रहती हैं कि भाई इस संविधान को बचा लो, इस संविधान को बचा लो। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को बीजेपी को हराने के चक्कर में और कांग्रेस को जिताने के चक्कर में दिमाग में क्या चला गया हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों के कि सबसे पहले बड़े दुश्मन को मारो, कि बीजेपी को मार लो
कांग्रेस को बचा लो। अरे मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी से बड़ा दुश्मन तो कांग्रेस है। बाबा साहब के संविधान के अंदर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट करने का काम इस कांग्रेस ने किया। आर्टिकल 368 को छेड़ने का काम इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने किया। और जितने भी ये निजीकरण जो आज हो रहा है, इसकी शुरुआत कांग्रेस की सरकार में शुरुआत हो चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस को वोट दे करके अपना मूवमेंट खराब आप ना करें, इस मूवमेंट को ख़त्म ना करें। कांग्रेस बीजेपी हारे चाहे जीते, उसके चक्कर को छोड़ो, अपने मूवमेंट को बचाओ। मूवमेंट खत्म हो गया तब संविधान पे खतरा आएगा, और मूवमेंट आपका बना रहा तो संविधान को कोई छेड़ नहीं पाएगा। अंत में आपसे एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि आप एक यूथ लीडर हैं और भारत देश का जो बहुजन समाज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं इधर उधर बटा हुआ है, भटका हुआ है, उसके लिए आप एक संदेश दे दीजिए, फिर अपनी बात को कंक्लूड कर। देखिए, मैंने अभी इशारों में पहले भी कहा, रोड पे दौड़ लगाने से आप कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। आपका समाज अन्य बिरादरियों का दुश्मन बनता चला जाएगा। तो ऐसे चक्कर में ना पड़े। आपने देख लिया, जिसका आप इशारा कर रहे हो, उसने लाखों लाखों लड़कों को, हजारों हजारों लड़कों को रोड पे दौड़ाया। रिजल्ट क्या आया? 150, 200, 250 वोट, है नहीं? अब बीएसपी के पास आज भी वोट बैंक अपना बना हुआ है। तो मेरा सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि अगर उधर जाओगे तो आपको जेल का रास्ता मिलेगा, और इधर आओगे तो आपको सत्ता मिलेगी। तो मेरा ऐसा, और दूसरा जो हमारी महिलाएं हैं और लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, राशन का चक्कर छोड़ो, शासन बनाने की बात करो। एक तरफ राशन है, एक तरफ शासन है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। बिना कैडर कैंप के कोई भी ऐसी सेना जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, कोई अधिकारी बनता भी है ना, उसके बाद भी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसी को कैडर बोलते हैं। बिना कैडर के आप लड़ाई नहीं जीत सकते। आपकी संख्या कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन आप जो हार करके आएंगे। इसलिए मेरा नौजवान साथियों से निवेदन है, कैडर अटेंड करें, किताबों को पढ़ें। साहब कांशीराम जी की, बहन जी की, बाबा साहब की, सभी महापुरुषों की छोटी छोटी क्लिप हैं, उन पे आप अध्ययन करके अपना कैडर तैयार करके अपनी एकेडमिक स्टडी, पढ़ाई का भी ध्यान रखें, और साथ में मूवमेंट की जो किताबें उनको भी पढ़ें। मेरा सभी से निवेदन है, इस प्रकार से आप चलेंगे तो जरूर आप एक बार फिर से सत्ता तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। जिस तरीके से इन्होंने सारी तमाम चीज़ें बताई हैं, और तमाम चीज़ों के साथ जिस तरीके से देखा, जयप्रकाश जी ने तमाम युवाओं को जो संदेश दिया, युवाओं को इस संदेश को जानने समझने की ज़रूरत है। और इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।